अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो स्टडी है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो सेकंड चैप्टर है 10th क्लास की जो न्यू फिज़िक्स की बुक आई है उसका जो यूनिट 11 है थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस, इसकी जो एक्सरसाइज है इसके MCQs और जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, फर्स्ट जो उसकी स्टेटमेंट है, During a hot summer day, a metal bridge might expand slightly. This expansion is caused by। तो गर्मियों के दिनों में ना मेटल का ब्रिज है, लाइक लोहे यानी आयरन वगैरह का बना हुआ है और या स्टील का बना हुआ है, किसी भी मेटल का, तो वो थोड़ा सा ना एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। तो उसका रीज़न क्या है ना, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये सिलेक्ट करनी है, द मेटल एटम्स इन द ब्रिज वाइब्रेटिंग मोर इंटेंसली। यानी उसके जो पार्टिकल्स हैं ना ब्रिज के, वो ज़्यादा इंटेंसली, ज़्यादा शिद्दत से वाइब्रेशंस करेंगे ना, ज़्यादा हीट में, गर्मी में। तो एक्सप्लेनेशन जो है इसकी, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मेटल एटम्स इंक्रीजेज एंड द वाइब्रेट मोर कॉजिंग एक्सपेंशन। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल के जो एटम्स हैं उनमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, उसमें इजाफा होता है जिससे वो ज़्यादा वाइब्रेशंस करते हैं ना, और यही रीज़न है उसके अंदर एक्सपेंशन का। सेकंड जो स्टेटमेंट है, फॉग फॉर्म्स ऑन अ कोल्ड विंडो पैन इन द मॉर्निंग विच चेंज ऑफ स्टेट इज़ ऑकरिंग। तो सुबह के वक्त ना जैसे ठंडी जो है उसकी वजह से खिड़की के शीशे पर ना ये फॉग सी बनती है। तो ये किस हालत की तब्दीली की वजह से है ना, किस स्टेट की वजह से, चेंज की वजह से। तो इसका जो आंसर है कंडेंसेशन, ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, वाटर वेपर इन एयर कूल्स डाउन एंड टर्न्स इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑन द विंडो, दिस इज कंडेंसेशन। तो जो हवा में मौजूद वेपर्स होते हैं वो कूल डाउन होकर ना, ठंडे होकर पानी यानी वाटर के ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं, और यही जो प्रोसेस है इसको कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ गैस टू अ सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। तो कौन सा अमल है जिसमें जो गैस है वो डायरेक्टली ना सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट उसमें ना वो जो माया हालत है उसकी ना, उस हालत में जाए बगैर, यानी लिक्विड फेज में जाए बगैर। तो इसकी जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, डी पोजीशन। और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है कि हमने ये क्यों ऑप्शन सेलेक्ट की है, डी पोजीशन इज़ द डायरेक्ट चेंज फ्रॉम गैस टू सॉलिड विदाउट बिकमिंग लिक्विड। तो डिपोजिशन वो अमल है जिसमें जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, बगैर लिक्विड बने हुए ना, डायरेक्टली ही वो चेंज हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़, जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है। तो इसमें ये जो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसका ये पॉइंट याद रखना है, एक्सप्लेनेशन में जो लिखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो अगर फ़ारेनहाइट में है तो वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर सेंटीग्रेड में है तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होती हैं। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये इक्वल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, जूल पर केजी पर केल्विन इज़ द यूनिट ऑफ। तो ये किस चीज़ का यूनिट है, इसका जो आंसर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इज़ द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। तो ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये वो क्वांटिटी है ना हीट की, जो 1 kg कोई भी मटेरियल है उसको जब आप 1 केल्विन उसका जो टेम्परेचर है उसको राइज करने के लिए ना जितनी हीट रिक्वायर्ड हो या दरकार हो। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, एवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम। तो ये जो है एवेपोरेशन, ये प्रोसेस कहाँ होता है, तो इसमें ना सरफेस वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो एक्सप्लेनेशन जो है इसकी, एवेपोरेशन अकर्स ओनली फ्रॉम द सरफेस वेयर मॉलिक्यूल्स एस्केप इनटू एयर। तो ये याद रखना है कि एवेपोरेशन का प्रोसेस सिर्फ सरफेस एरिया पे होता है। बॉइलिंग जो होती है वो पूरे के पूरे उस लिक्विड की सारी जगह पे होती है, लेकिन एवेपोरेशन सिर्फ ऊपर वाली सरफेस पे होती है। वहीं से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब उससे डीटैच होते हैं ना, यानी सरफेस से अलग होते हैं, तो फिर वो इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, यानी उस लिक्विड से अलग हो जाते हैं। फिर रिलेशन जो है बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज। तो जो भी सॉलिड चीज़ें उसमें जो लीनियर और वॉल्यूमिक
एक्सपेंशन है उसका रिलेशन क्या होता है ना, तो इसमें ना अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 3, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और इसको थोड़ा सा डिटेल से ना एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। तो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब भी किसी सॉलिड को हीट अप करते हैं तो वो सारी डायरेक्शन में ना एक्सपेंड होता है, ऑल डायरेक्शन में उसको जब हीट अप करते हैं। तो लीनियर एक्सपेंशन मींस इंक्रीज इन लेंथ, जो जब किसी चीज़ की लेंथ में इजाफा हो जाए ना हीट अप करने से तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन। और अगर वॉल्यूम मीन लेंथ विथ हाइट, अगर सारी तरफ उसमें चेंज आ जाए तो उसमें अगर इंक्रीज आ जाए तो उसको वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। और इसका जो रिलेशन है, जो बीटा है ना, ये इक्वल होता है 3 अल्फा के, जहाँ पे बीटा जो है ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, अल्फा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को। दिस मीन्स वॉल्यूम एक्सपेंशन इज अबाउट 3 टाइम्स द लीनियर एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स द लीनियर एक्सपेंशन, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 3, जो हमने वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट की थी। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, हीट एडिड टू अ सब्सटेंस एट अ मेल्टिंग पॉइंट इज यूज्ड टू। तो हीट ऐड जब की जाती है ना किसी सब्सटेंस में, जब वो मेल्ट हो रहा हो ना उस पॉइंट पे, तो वो कहाँ पे यूज़ होती है, तो ये इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है, डिक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं उनको कम करने के लिए। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, ड्यूरिंग मेल्टिंग हीट ब्रेक्स इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स विदाउट रेजिंग टेम्परेचर। तो ये जो मेल्टिंग के दौरान ना जो हीट के पार्टिकल्स के दरमियान ना वो जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं उनको कम करने के लिए जो हीट है ना वो यूज़ होती है, ना कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए, सिर्फ वो जो फोर्सेस हैं उनको वीक करने के लिए ना, ताकि वो टूटेंगी तो फिर ही वो मेल्ट होगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, 336 जूल पर ग्राम इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ मटेरियल, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 10 ग्राम ऑफ मटेरियल एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो किसी मटेरियल के ना अंदर जो लैटेंट हीट है, फ्यूजन है, वो 336 जूल पर ग्राम है और 10 ग्राम मटेरियल को ना मेल्ट करने के लिए कितनी हीट, उसकी कितनी ज़रूरत है। तो इसकी जो ऑप्शन है ना 3.36 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3 जूल्स, ये वाला जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, यानी जो इसका सोल्यूशन है, इसमें ना Q इज़ इक्वल टू MLF, F जो है ना ये वैसे स्मॉल है, तो यहाँ पे Q जो है वो लैटेंट हीट ऑफ एनर्जी के लिए है जो कि जूल्स में होती है, M जो है मास ऑफ मटेरियल यानी ग्राम्स में, और LF जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें LF जो है ना ये स्मॉल है, एडिटिंग में ना थोड़ा सा बड़ा लिखा गया है, तो ये जूल पर ग्राम में होती है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग L और M की जो वैल्यू गिवन है उसको पुट इन करेंगे तो 3360 आंसर आ रहा है, और इसको सब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट एंड पे राइट साइड में उसको फर्स्ट वर्ड के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद लिखेंगे तो 10 रेज़ टू द पावर 3 आएगा, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड पे 3 वर्ड्स हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवेपोरेशन। तो इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है या कौन सा जो फैक्टर है वो इंक्रीज करता है ना रेशो को, एवेपोरेशन के रेट को, कौन सा आंसर जो एलिमेंट वो बढ़ाता है। इसका जो आंसर है ना, इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा की जो रफ्तार है ना स्पीड वो। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, हायर विंड स्पीड, अगर स्पीड ज़्यादा होगी ना विंड की तो रिमूव्स एवेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स फास्टर, यानी जो भी एवेपोरेट हो रहे होंगे मॉलिक्यूल्स वो फास्ट हो जाएगा ये प्रोसेस, अलाउइंग मोर टू एस्केप, इससे ज़्यादा सरफेस से टूट के अलग होंगे, यानी एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर अ सॉलिड इफ़ इट्स बीटा इज़ 9 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -7 पर केल्विन। तो अगर किसी सॉलिड में ना बीटा की वैल्यू दी हुई है तो अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसकी ऑप्शन ये वाली सिलेक्ट करनी है, 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -7 पर केल्विन। तो एक्सप्लेनेशन में ना इसका फार्मूला हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं ना, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 3। तो बीटा की वैल्यू ऊपर लिखनी है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -7, और 3 जो है ना नीचे फार्मूले का, तो 3 और 9 को कटिंग करा दें, 3 3 9, और 10 रेज़ टू द पावर -7 ऐसे ही रहेगी, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो अमल जिसमें ना लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन शामिल होती है वो क्या है ना, तो उसको एवेपोरेशन कहते हैं, ये जो वेपर्स बनने का प्रोसेस है। एक्सप्लेनेशन है जो इसकी, evaporation requires latent heat of vaporization to change liquid into gas without changing temperature। तो evaporation बनने के लिए ना, वेपर्स बनने के लिए क्या होगा, latent heat of vaporization जो है ये दरकार होती है, ये ज़रूरत होती है जो लिक्विड को गैस में तब्दील करती है, लेकिन
टेम्परेचर में चेंज लाए बगैर, ये कंडीशन होती है। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती क्या है, वैसे हम इसको ऊपर पढ़ चुके हैं कि द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड इनटू अ गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो हीट की वो मिकदार है ना, वो क्वांटिटी है जो किसी लिक्विड को ना उसके बॉइलिंग पॉइंट पर बगैर उसके टेम्परेचर में तब्दीली लाए ना गैस में तब्दील करने के लिए, गैसवस फॉर्म में चेंज करने के लिए रिक्वायर होती है। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ अ कोफिशिएंट ऑफ रियल एंड अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड आर इन द रेशियो 2:1। तो ये सम जो है और डिफरेंस ये बताया हुआ है, यानी एक दफ़ा उनको प्लस करना है जो कोफिशिएंट ऑफ रियल और अपरेंट एक्सपेंशन है, और उनकी रेशियो भी बताई हुई है, द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन एंड अपरेंट एक्सपेंशन मस्ट बी। तो उनकी जो कोफिशिएंट है वो बताने हैं। तो इसमें 3:1 ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, और इसकी जो सोल्यूशन है कि इसमें बताया गया था ना कि जो उनमें सम और डिफरेंस है वो 2:1 के इक्वल है, यानी रियल प्लस एपरेंट ये इक्वल 2 है और रियल माइनस एपरेंट जो है ये 1 है। तो इनको डिवाइड में लिख लें क्योंकि ये रेशो में है, और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को आर प्लस ए से यानी रियल प्लस एपरेंट से, और 2 को ना रियल माइनस एपरेंट से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 को आर माइनस ए से करेंगे तो 2r माइनस 2a, और ए वाली वैल्यूज़ को एक तरफ इकट्ठा कर लें, बी ये जो रियल वाली है ना उनको बी उनको राइट साइड पे, तो ए वाली आपस में सम होके 3a आ जाएगा और r जो है वो माइनस होके सिंपल a का r रह जाएगा। तो इनके साथ जो कोफिशिएंट है a के साथ 3 है और r के साथ 1। नेक्स्ट जो है ना स्टेटमेंट, लैटेंट हीट रेफर्स टू द एनर्जी absorbed or released by a substance during a change of state but with no change in temperature. What does latent mean in the context? तो ये जो latent heat है ये उस एनर्जी को कहते हैं ना जो किसी मटेरियल की हालत में ना तब्दील करने के दौरान उसको एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है बगैर उसके टेम्परेचर में कोई चेंजमेंट लाए। तो इसमें ये जो वर्ड यूज़ हुआ है ना लेटेंट, इसका क्या मतलब होगा? इसका जो मतलब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इनमें हिडन जो है ये सूटेबल है। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, लैटेंट मीन्स हिडन एज द हीट डज नॉट शो इन टेम्परेचर बट इज़ यूज्ड इन चेंज स्टेट। यानी इसमें इसका जो हिडन मतलब है वो इस वजह से है क्योंकि जो ये एनर्जी है ना, ये हीट जो है वो शो तो नहीं होती टेम्परेचर के तौर पे, बल्कि उसकी स्टेट की चेंज होने में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट में जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस है इसमें डायग्राम्स दी हुई हैं, तो फॉलो द डायरेक्शंस टू रिस्पॉन्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट में जो है लुक एट दीज ग्राफ्स को देखना है। तो फॉर हीटिंग द आइस एनर्जी को ई से और टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया गया है। शोज दैट द एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड टू आइस एट कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज इनटू लिक्विड एंड फाइनली इनटू स्टीम। तो इन ग्राफों को ना देखना है जिसमें जो आइस है उसको हीटअप करने के लिए ना ये कह रहे हैं कि एनर्जी और टाइम का ग्राफ जो है वो दिखाया गया है। इसमें आइस को ना लिक्विड में और आखिर में उसको ना स्टीम फॉर्म में तब्दील करने के लिए ना एक कांस्टेंट रेशो दिखाई हुई है। तो कांस्टेंट रेशो ने उसको एनर्जी फ्राहम की हुई है। तो वाइल द टेम्परेचर टी और स्मॉल टी ग्राफ शोज दैट द चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ आइस एंड वाटर ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस। तो इसमें जो टेम्परेचर वाला टी है और जो स्मॉल टी जो टाइम वाला है, ये मुख्तलिफ मराहिल जो स्टेप्स है ना उनको ये आइस और वाटर के जो टेम्परेचर है उसमें तब्दीली को ना उसमें चेंज को वो जाहिर करता है। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, देयर आर 2 हॉरिजॉन्टल पार्ट्स ऑफ दिस ग्राफ वेयर टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग बट एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड टू सब्सटेंस एट कांस्टेंट रेट। तो इस ग्राफ में ना दो जो हॉरिजॉन्टल पार्ट्स हैं जहाँ पे जो एनर्जी है और उसकी जो वो टेम्परेचर जो है वो तब्दील नहीं हो रहा, लेकिन उस मटेरियल को एनर्जी सप्लाई हो रही है। एक्सप्लेन वाई डज टेम्परेचर नॉट चेंज एट दीज 2 स्टेजेस। तो ये बताना है कि इन दोनों स्टेप्स पे ना टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा। इसका जो आंसर है, एट दीज 2 स्टेजेस टेम्परेचर डज नॉट चेंज बिकॉज द एनर्जी सप्लाइड इज बीइंग यूज्ड टू ब्रेक द मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ऑफ द सब्सटेंस। तो इन दोनों स्टेप्स में दर्जा हरारत जो है ना टेम्परेचर इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि जो उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना एनर्जी, वो मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूल जो हैं उनको ब्रेक करने में यूज़ हो रही है। तो इन द फर्स्ट फ्लैट पार्ट जो पहला उफकी हिस्सा है, आइस इज मेल्टिंग इनटू वाटर, दिस इज़ द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसमें क्या है, जो आइस है वो पानी में तब्दील हो रही है ना वाटर में, तो ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है।
तो इन द सेकंड फ्लैट पार्ट वाटर इज चेंजिंग इनटू स्टीम, तो दूसरे वाले हिस्से में वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। सेकंड जो इसका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई टेम्परेचर एंड एनर्जी ट्रेंड्स आर नॉट सेम फॉर द सेम टाइम इंटरवल्स, तो वजाहत करनी है कि टेम्परेचर और एनर्जी के जो ट्रेंड्स हैं ना, इसके जो रुझानात हैं सेम टाइम इंटरवल्स हैं लेकिन वो एक जैसे क्यों नहीं है। इसका जो आंसर है, द एनर्जी इंक्रीजेज स्टडीली ओवर टाइम बट टेम्परेचर इंक्रीजेज ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक चेंजेस, तो ये जो एनर्जी है वो वक्त के साथ साथ ना कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो सिर्फ किसी ख़ास स्टेप्स में ना, किसी ख़ास स्टेजेस पे ही बढ़ता है। जैसे मेल्टिंग के दौरान जब तक ब्राउन नहीं टूटेंगे तो टेम्परेचर उसके बाद ही बढ़ना शुरू होगा ना। उसके बाद ड्यूरिंग फेज चेंजेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इवन दो एनर्जी कंटिन्यूज टू बी सप्लाइड, जबकि वो ये जो तब्दील होती है ना जब स्टेजेस, यानी ये मेल्ट होना बॉयल होना, तो इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, हालांकि उसको जो एनर्जी जो फ्राहम की जाती है वो तो मुसलसल दी जा रही है। सो एनर्जी एंड टेम्परेचर डोंट इंक्रीज टुगेदर थ्रू आउट द होल प्रोसेस, इस वजह से एनर्जी और टेम्परेचर जो है इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक साथ ही नहीं बढ़ते ना, एक साथ उसमें चेंजमेंट नहीं आती। फिर सेकेंड जो क्वेश्चन है, आ हीटर सप्लाइज एनर्जी एट अ कॉन्स्टेंट रेट टू 100 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज शोन इन द फिगर। तो इसमें ना एक हीटर जो है 100 ग्राम मटेरियल को मुसलसल ना एक ख़ास रेशो से एनर्जी फ्राहम करता है, तो मटेरियल का जो टेम्परेचर है उसमें वक्त के साथ साथ तब्दीली का जो ग्राफ है वो दिखाया गया है। तो द सब्सटेंस इज परफेक्टली इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, द पावर ऑफ द हीटर इज 250 वाट, तो ये जो मटेरियल है अपने इर्द गिर्द यानी इन्वायरमेंट के से ना मुकम्मल तौर पे इंसुलेटेड है, यानी वो इस पर असर नहीं कर रही जो इन्वायरमेंट है। तो हीटर की जो पावर है वो 250 वाट है। उसके बाद इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, व्हाट इज़ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, इसका जो ये जो सब्सटेंस है मटेरियल है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इसका जो आंसर है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री है ना, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये ग्राफ के अकॉर्डिंग है। फिर हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मेल्ट कम्प्लीटली एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू वेपोराइज फ्राम लिक्विड स्टेट, तो मुकम्मल तौर पे मेल्ट होने के लिए कितना वक्त लगेगा, और जो लिक्विड है फेज़ है उससे ये जो वेपर फेज़ है उसमें जाने के लिए कितना वक्त लगेगा। तो इसके लिए ये जो टाइम है ना, यानी 5 में से 2 मिनट को लेस कर दें तो 3 आंसर आएगा, और इसी तरह वेपोराइजेशन के लिए 20 में से 12 को माइनस कर दें तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, हाउ मच टेम्परेचर इंक्रीजेज इन इट्स लिक्विड फेज, वो जो एक्स पार्ट है ना ऑफ द ग्राफ, तो इस हिस्से में ये जो टेम्परेचर है माया हालत में उसका उसमें कितना इजाफा हुआ है। तो टेम्परेचर इंक्रीजेज 0 to 40 डिग्री पे हुआ है ना, तो इस इंक्रीज़ को ना कैसे हम फाइंड करते हैं कि फाइनल में से इनिशियल वाले को माइनस कर लेते हैं, यानी फाइनल 40 है और इनिशियल 0 है, इसको माइनस करें तो 40 डिग्री आ जाएगा। फिर कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द सब्सटेंस, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है ये कैलकुलेट करनी है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती क्या है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड इनटू गैस at its boiling point without changing its temperature। तो latent heat of vaporization वो हीट है जो रिक्वायर्ड होती है किसी लिक्विड को ना उसके बॉइलिंग पॉइंट पर बगैर उसके टेम्परेचर में चेंज लाए गैस में तब्दील करने के लिए ना कितनी मतलब हीट की ज़रूरत है। तो इसकी जो सोल्यूशन है कि एनर्जी जो है वो पावर मल्टीप्लाई टाइम के इक्वल होती है, तो पावर 250 है और टाइम जो है वो 8 मिनट, तो 8 मिनट को पहले सेकंड में चेंज कर लें जो 480 आ जाएगा, और इनको जब मल्टीप्लाई करें तो 1,20,000 जाउल्स आता है। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी करके लिख सकते हैं कन्वर्ट करके। उसके बाद जो मैथ दिया हुआ था क्वेश्चन में 100 ग्राम है, उसको केजी में चेंज करें 1000 से डिवाइड करके तो वो 0.1 kg हो जाएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए ना एनर्जी और मैथ को डिवाइड करते हैं। तो एनर्जी तो हमने फाइंड की थी, तो इसकी वैल्यू जो हमने जो फाइंड आउट की हुई है और इसको ये जो अभी हमने मैथ्स को ना केजी में कन्वर्ट किया है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जॉल पर केजी। ये इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी। तो यहाँ पे इसके जो MCQs हैं और जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीटेड है।
उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे न्यू वीडियो आपको मिल जाए। उसके अलावा इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी जो प्लेलिस्ट है वो मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया गया है। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।